नई और दर्दनाक आवाज़ें अक्सर रात को गूंजतीं और फिर एक छाया हुआ सन्नाटा छनाके से टूट जाता। सर्द रातें थीं। नवंबर-दिसंबर का महीना था। पाक भारत जंग 1971 में चल रही थी। हम लोग शोरकोट बेस में रहते थे, जो उस वक्त शोरकोट कैंट कहलाता था। अक्सर रात को ये आवाज़ें गूंजती और फिर तेज़ आवाज़ आती और बेहोश हो जाती। बाद में पता चला कि ये एक पायलट की बीवी थी, जिसका मियाँ शहीद हो गया। इनकी शादी को सिर्फ 1.5 महीना गुजरा था और वो लड़की जो थी वो दीवानी हो गई थी और ज़हनी तौर पे शहादत को कबूल नहीं कर पा रही थी। इसी तरह कॉलोनी की सड़कों पे चीखती चिल्लाती निकल आती। ये 1971 था, दिसंबर का महीना था और फ़ज़ा में खौफ था। मशरक़ी पाकिस्तान में तो काफ़ी अरसे से हालात ख़राब थे और जंग जारी थे और वक्त कोई भी चाहता था कि मगरबी पाकिस्तान में भी हमला हो जाए। हम उस वक्त शोरकोट बेस में थे। मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उस वक्त की ये वाक़यात आँखों के सामने ऐसे ही है जैसे ये अभी कुछ अरसा ही गुज़रा हो। मेरे 2 छोटे-छोटे भाई थे। हम जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ पे बड़े-बड़े लॉन थे, अंग्रेज़ों के बने हुए वो घर थे। तो हर घर दूसरे से जुदा था और बड़े-बड़े लॉन थे। हमारा घर कॉर्नर का था और उसमें 2 बड़े-बड़े लॉन थे और साइड पे बहुत बड़ा खेत था और उस वक्त उसमें गन्ने लगे हुए थे। तो सब लोग जो थे ट्रेंच खोद रहे थे अपने-अपने लॉन्स में, लेकिन हमारे मुलाजिम जो उस वक्त पहलवान, जिसे हम पल्लू कहते थे, उसने ट्रेंच खोदने से मना कर दिया कि बेगम साहब लॉन ख़राब हो जाएगा। सायरन की प्रैक्टिस हो रही थी। सायरन बजते थे, बताते थे कि इस तरह बजेगा तो आप ट्रेंचेस में चले जाइएगा और जब इस तरह बजेगा तो आप वापस आ जाइएगा। शोरकोट काफ़ी दूर था, फ़ज़ाई हमले ही होते थे उस वक्त। तो हमारा बेस में काफ़ी हमले हुए। ये उस वक्त की बात है जब बहुत सर्दी थी, ये ठंड थी और हमारा इलाका तो है नीम सहराई, तो रातें बहुत ठंडी होती थी। नवंबर-दिसंबर का महीना और ये पाला पड़ रहा होता था। तो जब पहली दफ़ा हमला हुआ तो उससे पहले बहुत दफ़ा कहा गया था कि आप ट्रेंच खोद लें, लेकिन हमने नहीं खोदी थी। तो जब पहली दफ़ा हमला हुआ तो हमारा मुलाजिम सुबह-सुबह आया और कहने लगा, बेगम साहब रात पता नहीं क्या हुआ, जहाज़ आए थे इंडिया के और बस मैं तो दरवाज़े से लगा रहा, सहन के दरवाज़े से लगा रहा, सुबह-सुबह आए। और उसने जल्दी-जल्दी गन्ने के खेत में ट्रेंच खोद दी। एल शेप खुदा करती थी उस वक्त। तो जो बड़े-बड़े घर थे उन्होंने बॉक्स बनाए हुए थे, यानी जैसे आजकल पानी की टैंकियाँ नहीं होती हैं अंडरग्राउंड, इस तरह की होती थी। सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते थे और छत पे घास फूस, लकड़ी की छत डाल के उस पे घास फूस डाल दिया करते थे। ये एक तरह का कैमोफ्लेज था। तो ये उस वक्त ना सारी मस्जिदों पे, मस्जिद थी हमारे घर के पास, कैंट की जो मस्जिद थी हमारे बेस की, उस पे सफ़ेदी हुई थी। फिर एक दिन मैंने देखा कि वहाँ पे ना लेप हो रहा है मिट्टी का, लिपाई हो रही है। तो मैंने अम्मी से आके कहा, अम्मी लिपाई हो रही है और आप देखें मस्जिद तो गंदी हो गई। फिर हमारे घरों में शीशे भी लग गए। शीशे जो थे उनमें काला कागज़ चढ़ा दिया गया ताकि रोशनी बाहर ना जाए। ज़ीरो बल्ब जलाया जाता था, रात को बिल्कुल भी रोशनी नहीं की जाती थी। तो ये सारी बातें मेरे ज़हन में नक्श हैं। हमारे घर के साथ जो थे, हमारी कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते थे और फिर आंटीज़ मिल के बैठती थीं और बातें करती थीं। गॉसिप में यही मौज़ू होता था जंग का। हालांकि हमें बच्चा कह के वहाँ से उठा दिया जाता था, लेकिन फिर भी चलते फिरते गुज़रते कई बार कान में पड़ जाती थी। तो बड़ा खौफ का माहौल था। फिर इस तरह कई दफ़ा फिर सायरन बजता और हम जाके ट्रेंच में बैठते। फिर सायरन बजता, फिर हम निकल आते। ठंड थी तो हमारी अम्मी रज़ाइयाँ, कंबलों का ज़माना भी नहीं था, तो रज़ाइयाँ थी तो हमारी अम्मी ने नीचे पराली बिछाई हुई थी। पराली अगर आप जानते हो तो घास होती है सूखी हुई, गंदम की या चावल की जो पौधे होते हैं उनकी, वो बिछाई हुई थी। उसके ऊपर उन्होंने गद्दा डाला हुआ था और रात को हम सब बहन भाई और हमारी अम्मी, हम सब उसमें बैठ जाते थे और ऊपर रज़ाई ले लेते थे। हमारे अब्बा बहुत बहादुर थे। जब पहला हमला हुआ तो उस वक्त रोशनी के ना गोले छोड़े जाते थे, उससे पूरा माहौल रोशन हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़े-बड़े अनार छूट रहे हैं। तो उसकी अम्मी ने मुझे कहा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और मेरे अब्बा बड़े बहादुर थे, खड़े हो गए बाहर लॉन में और मुझे कहते हैं, देखो बेटी ये आपको याद रहेगा ना, ये मंज़र कभी भूलोगे तो नहीं, देखो कितनी रोशनी हो गई।
तो हाँ, मेरी आंखों के सामने अभी भी वो मंज़र है। फिर जब ये इस तरह वाक़या हुआ कि वो रातों को चीखने लगी, लड़की थी, बाहर निकल के आती थी, पता चला जी उसकी शादी को 1.5 महीना हुआ, अभी तो उसके बरी के कपड़े निकले, अभी तो उसने अपने शौहर से ज़्यादा बातें भी नहीं की, अभी तो उसकी बातें दिल में ही रह गईं और उसका दिल ज़ख्मी था। उसने पता नहीं क्या कुछ कहना होगा, क्या उसके अरमान होंगे, किस तरह उसने अपनी प्लानिंग की होगी अपनी अगली ज़िंदगी की, मगर वतन की आन पे शहीद हो गया। हमारे मुसलमानों के नज़दीक तो शहादत सबसे अफ़ज़ल रुतबा है, अल्लाह ताला ने उसे हयात जाऊदा दे दी। लेकिन बहरहाल उसके दुनियावी ज़िंदगी तो से तो पर्दा कर चुका ना, वो तो नहीं है। इसी तरह उस बेस पे हमारे 7 जहाज़ गिराए गए थे। इंडिया के 7 जहाज़, बहुत बड़ी बात थी कि 7 जहाज़ पाकिस्तानियों ने गिरा लिए थे शोरकोट कैंट में। तो फिर जब जहाज़ गिरते थे तो उनके जो टुकड़े होते थे तो वो सब लोग ले आते थे अपने ड्राइंग रूम में, उसे सजा देते थे कि दुश्मन का जहाज़ है। कभी कभी ये बात भी होती थी, देखो एक पोटली मिली है और उसमें गुड़ है, चने हैं, कभी अचार रोटी भी मिल जाती थी मलबे में से, कभी एक दफ़ा उंगली मिली कटी हुई, उसमें एक अंगूठी भी थी। अब बात यह है कि जंग होती है तो वो तो ये नहीं देखती कि ये इंसान मुसलमान है या ये गैर मुस्लिम है या ये पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है। जंग तो जंग होती है, गोली भी तो किसी का नाम नहीं लिखा होता कि ये इसको लगेगी, इसको नहीं लगेगी, वो तो सब चाट जाती है। जंग के शोले जो हैं सबको भस्म कर देते हैं।